नमस्कार दोस्तों, द क्राइम स्टोरी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। ये खौफनाक वारदात साल 2015 की है, जो मेरठ की मवाना रोड पर मौजूद डिफेंस कॉलोनी में घटित हुई थी। इस कॉलोनी के मकान नंबर C53 में क्षणस्ववीर नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी एक होनहार बेटी थी जिसका नाम प्रिंसी था और बेटे का नाम पुलकित था। प्रिंसी पढ़ने में बेहद मेधावी थी। उसने अपनी MBBS और MD की डिग्री पूरी कर ली थी। बाद में उसकी शादी एक डॉक्टर से ही हो गई और वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। वहीं उनका बेटा पुलकित भी अपने पिता का नाम रोशन कर रहा था। उसने भारतीय सैन्य अकादमी IMA में दाखिला लिया और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेफ्टिनेंट बन गया था। क्षणस्ववीर और उनकी पत्नी निर्मला दोनों ही बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। निर्मला ने भौतिक विज्ञान फिजिक्स से MSc की डिग्री हासिल की थी और साथ ही B.Ed भी किया हुआ था। शुरुआत में वो एक शिक्षिका के तौर पर काम करती थीं, लेकिन साल 2000 में परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। क्षणस्ववीर मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ तहसील के रहने वाले थे, जहां उनके पिता वेद सिंह खेती किया करते थे। 5 भाइयों के परिवार में क्षणस्ववीर चौथे नंबर पर आते थे और उनके बाकी सभी भाई गांव में ही रहते थे। उनके भाइयों में से एक सुभाष की सेहत अक्सर खराब रहती थी और उनका निरंतर इलाज चल रहा था। शारीरिक कमजोरी के कारण सुभाष को चलने फिरने में भी भारी दिक्कत होती थी। उनकी इसी तकलीफ को देखते हुए क्षणस्ववीर ने कुछ महीने पहले मेरठ में ही अपने भाई का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद सुभाष कुछ दिन मेरठ वाली कोठी में ही रहे और फिर वापस अपने गांव लौट गए, लेकिन सुभाष की पत्नी सविता देखभाल के लिए वहीं क्षणस्ववीर के पास ही रुक गई थीं। इतना ही नहीं, क्षणस्ववीर के सबसे छोटे भाई सुखपाल की बेटी शालू भी उन्हीं के साथ रहकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर रही थी। शालू एक इंजीनियरिंग कॉलेज से BBA की पढ़ाई कर रही थी और उस दौरान क्षणस्ववीर की पोस्टिंग संभल जिले में चल रही थी। वो काम के सिलसिले में संभल रहते थे, लेकिन हर हफ्ते या 10 दिन के अंतराल पर अपने परिवार से मिलने घर जरूर आते थे। क्षणस्ववीर ऐसे इंसान थे जो अपने परिवार और करीबियों को हमेशा साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। यही कारण था कि एक तरफ वो बीमार भाई का इलाज करा रहे थे, तो दूसरी तरफ भतीजी शालू की पढ़ाई और रहने की जिम्मेदारी उठा रहे थे। निर्मला भी बेहद अच्छे दिल की महिला थीं। वो चाहती थीं कि शालू भी उनके अपने बच्चों की तरह ही पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बने। वो शालू पर अपनी सगी बेटी जैसा ही स्नेह लुटाती थीं और प्रिंसी पुलकित के बाद सबसे ज्यादा ध्यान शालू पर ही देती थीं। निर्मला शालू की पढ़ाई से लेकर उसकी दैनिक जरूरतों में कभी कोई भेदभाव नहीं करती थीं। शालू को भी उस कोठी में बिल्कुल अपने घर जैसी ही आत्मीयता महसूस होती थी। घटना वाले दिनों में बेटा पुलकित भी छुट्टी पर घर आया हुआ था, लेकिन अगले ही दिन ड्यूटी के कारण क्षणस्ववीर को वापस संभल लौटना पड़ा। वहीं पुलकित भी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहले दिल्ली गया और वहां से चंडीगढ़ के लिए निकल गया। क्षणस्ववीर और पुलकित के जाने के बाद उस बड़ी सी कोठी में केवल 3 महिलाएं ही रह गई थीं। वे 3 महिलाएं थीं निर्मला, उनकी देवरानी सविता और 20 साल की भतीजी शालू। क्षणस्ववीर की यह दिनचर्या थी कि वह ड्यूटी से अपनी पत्नी को नियमित तौर पर फोन किया करते थे। 17 जून के दिन भी उन्होंने निर्मला से 2 बार बात की थी, लेकिन रात करीब 10 बजे जब क्षणस्ववीर ने दोबारा कॉल किया तो निर्मला का फोन स्विच ऑफ आने लगा। चिंतित होकर उन्होंने घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाया, जिसका जवाब भतीजी शालू ने दिया। जब क्षणस्ववीर ने निर्मला के बारे में सवाल किया तो शालू ने बताया कि ताईजी घर पर नहीं हैं। यह जवाब सुनकर क्षणस्ववीर हैरान रह गए, क्योंकि रात के उस वक्त तक निर्मला को घर पर ही मौजूद होना चाहिए था। शालू ने उन्हें बताया कि निर्मला शाम करीब 7 बजे मिठाई खरीदने की बात कहकर बाहर गई थीं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई हैं। यह सुनते ही क्षणस्ववीर की चिंताएं और गहरी हो गईं और उन्होंने शालू को तुरंत आस पड़ोस में जाकर पता लगाने को कहा। क्षणस्ववीर को शुरुआत में लगा कि शायद किसी परिचित से बात करने में उन्हें समय लग गया होगा। निर्मला का मिठाई लेने जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। उन्होंने दिन में ही फोन पर बताया था कि बेटे के अफसर बनने की खुशी में उन्हें मोहल्ले के कुछ परिचितों को मिठाई बांटनी है, लेकिन बिना जानकारी दिए इतनी रात तक बाहर रुकना निर्मला की आदतों में शुमार नहीं था। यही बात क्षणस्ववीर को अंदर से खाए जा रही थी। इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने शालू को दोबारा फोन मिलाया। शालू ने जवाब दिया कि वह सभी पड़ोसियों के यहाँ पूछ चुकी है, लेकिन ताईजी का कहीं कोई पता नहीं चला है। चूंकि जेठ होने के नाते सविता क्षणस्ववीर से सीधे फोन पर बात नहीं करती थीं, इसलिए क्षणस्ववीर केवल शालू से ही संपर्क में थे।
उन्होंने शालू को हिदायत दी कि वह पास ही रहने वाली निर्मला की सहेली मनोरमा के घर जाकर देखे। हो सकता है निर्मला वहीं रुक गई हों। शालू ने पलटकर बताया कि वह वहां भी जा चुकी है। उल्टे मनोरमा आंटी खुद ताई को ढूंढते हुए घर आई थीं और काफी देर इंतजार करके वापस लौट गईं। मनोरमा पास ही स्थित साकेत कॉलोनी की निवासी थीं और निर्मला की काफी अच्छी दोस्त मानी जाती थीं। इस जानकारी ने क्षणस्वैर की घबराहट को और बढ़ा दिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी बेटी प्रिंसी को कॉल लगाया। उन्हें लगा शायद निर्मला ने बेटी को कोई जानकारी दी हो, लेकिन प्रिंसी ने बताया कि उसकी मां से सिर्फ दिन में बात हुई थी, शाम के वक्त कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद क्षणस्वैर ने सीधे मनोरमा को फोन किया, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वह मिलने आई थीं, लेकिन घर पर उन्हें कोई नहीं मिला था। अब तक क्षणस्वैर का डर चरम पर पहुंच चुका था। वह आधी रात को ही संभल से निकल पड़े और सुबह होते होते मेरठ पहुंच गए। तब तक न तो निर्मला घर आई थीं और न ही उनका मोबाइल चालू हुआ था। निर्मला के इस तरह गायब होने की खबर आग की तरह फैली और कई परिचित घर पर इकट्ठा होने लगे। हालात को बेकाबू होता देख क्षणस्वैर ने पुलिस कंट्रोल रूम को पत्नी के लापता होने की सूचना दे दी। पुलिस की टीम घर पहुंची और उन्होंने थाने जाकर विधिवत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। क्षणस्वैर ने अपने एक परिचित महेश बालियान को साथ लिया और लालकुर्ती थाने जाकर निर्मला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही पुलिस की मदद के लिए उन्होंने पत्नी की एक तस्वीर भी वहां जमा कर दी। निर्मला अचानक कहां ओझल हो गईं, ये सवाल हर किसी के लिए एक पहेली बन गया था। मन में अपहरण का डर जरूर था, लेकिन फिरौती के लिए कोई कॉल या संदेश अभी तक नहीं आया था। अगले दिन तक डॉक्टर प्रिंसी और उनके पति भी मेरठ आ पहुंचे। मामला पुलिस के आला अधिकारियों की नजर में आया तो डीआईजी रमित शर्मा और एसएसपी डीसी दुबे ने अपनी टीमों को जल्द से जल्द केस सुलझाने के सख्त निर्देश दिए। एसपीओपी सिंह और एसपी संकल्प शर्मा के आदेश पर लालकुर्ती थाने के प्रभारी विजय कुमार अपनी टीम के साथ कोठी पर जांच के लिए पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले उन दोनों लोगों से पूछताछ की जो घटना के वक्त घर में मौजूद थीं, देवरानी सविता और भतीजी शालू। तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने निर्मला समेत परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर सर्विलांस के लिए ले लिए। इन नंबरों की तकनीकी जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच के प्रभारी श्यामवीर सिंह और उनकी टीम को सौंपा गया। जांच के अगले ही दिन एक चौंकाने वाला सुराग मिला। निर्मला के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उनकी अपनी कॉलोनी के अंदर ही ट्रेस हुई थी। इसके बाद ही उनका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया था और सबसे संदिग्ध बात यह थी कि घटना के बाद से शालू का मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस को अभी तक कोई स्पष्ट मकसद नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी तफ्तीश का दायरा बाहरी दुनिया से हटाकर सीधे परिवार वालों पर केंद्रित कर दिया। सीओ स्वर्णजीत कौर और महिला थाना प्रभारी रश्मि चौधरी ने परिवार के हर सदस्य से अलग अलग गहन पूछताछ की। सविता ज्यादातर घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी और बाहर के लोगों से उसका ज्यादा संपर्क नहीं था। वो लगातार अपने इसी बयान पर अड़ी रही कि उसे निर्मला के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस ने शालू से उसके फोन बंद होने का कारण पूछा तो वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई और कोई सीधा जवाब नहीं दे पाई। ये बात इसलिए भी संदिग्ध थी क्योंकि गायब होने से पहले वो दिन रात अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। यहीं से पुलिस की शक की सुई शालू की तरफ घूमने लगी। हालांकि वो एक बहुत ही तेज दिमाग वाली लड़की थी और निर्मला की सगी भतीजी भी थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अपनी ही ताई के गायब होने में उसका कोई हाथ हो सकता है। लेकिन मोबाइल की जो कहानियां सामने आ रही थीं, वे कुछ और ही इशारा कर रही थीं। पुलिस ने अपने इस शक से क्षणस्वैर को भी अवगत करा दिया। क्षणस्वैर के पास भतीजी पर सीधा आरोप लगाने का कोई आधार तो नहीं था, लेकिन उन्हें भी शालू की एक बात खटकने लगी थी। शालू ने उन्हें बताया था कि मनोरमा घर के अंदर आकर काफी देर इंतजार करने के बाद लौटी थीं। लेकिन मनोरमा ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया कि जब वो घर पहुंची तो शालू ने बिना दरवाजा खोले ही अंदर से कह दिया था कि पता नहीं ताई जी कब आएंगी और आप कब तक बैठकर उनका इंतजार करेंगी। बयानों में इस भारी अंतर ने पुलिस के शक को पुख्ता कर दिया। शालू और मनोरमा की बातों में कोई मेल नहीं था और जब सविता से इस बाबत पूछा गया तो उसने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो घर के भीतर थी। मनोरमा कब आईं और कब गईं उसे इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। चूंकि ये घर का मामला था, इसलिए सबने शालू से कई बार सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार यही रटा रटाया जवाब दिया कि वो कुछ नहीं जानती। इसी बीच पुलिस ने शालू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर दिया। इस जांच में एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर शालू दिन रात बात किया करती थी। यह नंबर कशिश नाम के एक लड़के का निकला जो चंद्रपाल का बेटा था और सलारपुर गांव का रहने वाला था। यह गांव मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सबूत यह निकला कि घटना वाली शाम को कशिश के नंबर की लोकेशन भी उसी डिफेंस कॉलोनी में मौजूद थी। सिर्फ उस दिन ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई बार उस नंबर की लोकेशन उसी कोठी के आसपास पाई गई थी।
ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि वो लड़का अक्सर शालू से मिलने वहां आया करता था। अब शालू पुलिस के रडार पर मुख्य संदिग्ध बन चुकी थी। पुलिस को यकीन हो गया था कि शालू कोई बहुत बड़ा राज अपने सीने में दबाए बैठी है। 20 जून को पुलिस की टीम एक बार फिर क्षणसवीर की कोठी पर पहुंची। इस बार सीओ स्वर्णजीत कौर और रश्मि चौधरी का पूरा फोकस केवल शालू पर था। जब पुलिस ने अचानक कशिश का नाम लिया तो शालू एक पल के लिए घबराई, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से खुद को संभाल लिया। उसने कबूल किया कि कशिश उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन इस बात से साफ मुकर गई कि 17 जून को वो कोठी पर आया था। पुलिस पहले से ही तकनीकी साक्ष्यों के जरिए जानती थी कि शालू सफेद झूठ बोल रही है। पुलिस ने उसे दोबारा सोच समझकर जवाब देने को कहा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही कि कशिश उस दिन कॉलोनी में था ही नहीं। सविता से भी यही सवाल दागा गया तो उसने भी यही जवाब दिया कि कोई बाहरी शख्स घर में दाखिल नहीं हुआ था। हालांकि पूछताछ के दौरान सविता के चेहरे पर खौफ और घबराहट साफ पढ़ी जा सकती थी। इन सबसे पुलिस समझ गई कि शालू हद से ज्यादा शातिर है और सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। पुलिस बिना किसी भारी दबाव के मामला सुलझाना चाहती थी, लेकिन अब शालू को हिरासत में लेना ही आखिरी विकल्प बचा था। पुलिस ने क्षणसवीर को पूरी स्थिति की गंभीरता समझाई और शालू को औपचारिक रूप से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का असली मकसद शालू के जरिए कशिश तक पहुंचना था। तफ्तीश के दौरान एक और सुराग हाथ लगा। घटना वाली शाम को एक और मोबाइल नंबर उसी कॉलोनी में एक्टिव मिला था। इस दूसरे नंबर पर भी कशिश लगातार बात कर रहा था। जांच करने पर पता चला कि ये नंबर चंद्रसेन के बेटे गौरव उर्फ राजू का है, जो कशिश के ही गांव सलारपुर का रहने वाला था। अब पुलिस के सामने पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी कि शालू, कशिश और गौरव की तिकड़ी में ही निर्मला की गुमशुदगी का पूरा राज छिपा है। सविता देखने में बेहद सीधी और भोली भाली ग्रामीण महिला लगती थी, इसलिए शुरुआत में पुलिस की जांच उस तक नहीं पहुंची थी। शालू को साथ लेकर पुलिस कशिश को पकड़ने उसके कॉलेज पहुंची, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन वो कॉलेज नहीं आया था। पुलिस ने चाल चलते हुए शालू से कशिश को फोन करवाया और उसे कॉलेज बुलाने को कहा। कशिश ने फोन तो उठाया, लेकिन बहाना बना दिया कि वो मोदी नगर में है और अभी नहीं आ सकता। लेकिन जब पुलिस ने उसकी लोकेशन चेक की तो वो मोदी नगर में नहीं बल्कि अपने गांव सलारपुर में ही बैठा मिला। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उसके गांव में दबिश दी और कशिश के साथ साथ उसके दोस्त गौरव को भी दबोच लिया। तीनों को थाने लाके अलग अलग कमरों में बैठाया गया और सख्ती से पूछताछ शुरू हुई, जिसके बाद उनके बयानों में भारी विरोधाभास नजर आने लगा। जब पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए सख्ती दिखाई तो उन्होंने एक ऐसा दहला देने वाला सच उगला जिसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कबूल किया कि उन सभी ने मिलकर निर्मला की हत्या कर दी है और उनके शव को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया है। इस साजिश में सबसे चौंकाने वाला नाम सविता का था, जो इस हत्या में पूरी तरह से शामिल थी। जो औरत बाहर से एकदम भोली दिखती थी, वो इस पूरी खौफनाक साजिश की राजदार थी और सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई थी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने सविता को भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही निर्मला की निर्मम हत्या की खबर परिवार वालों को मिली, पूरे घर में चीख पुकार मच गई। कशिश की बताई हुई जगह पर पुलिस पहुंची और डिफेंस कॉलोनी से करीब 20 किलोमीटर दूर मोदीपुरम ललसाना मार्ग से निर्मला का शव बरामद कर लिया गया। जब पुलिस ने शव को देखा तो उनके हाथ बंधे हुए थे और गले में मौत का फंदा यानी दुपट्टा अभी भी कसा हुआ था। पुलिस ने मौके पर ही शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद क्षणसवीर की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद सभी से विस्तार में इस पूरी साजिश की परतें खुलवाई गईं। ये सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा था कि जिस भतीजी को निर्मला ने अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, वही आखिर उनकी जान की दुश्मन कैसे बन गई। इस हत्या के पीछे एक ऐसी घिनौनी कहानी थी जिसने रिश्तों से भरोसा ही उठा दिया। क्षणसवीर को लोक निर्माण विभाग PWD में नौकरी मिलने के बाद वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ ही रखने लगे थे। जब उनका तबादला मेरठ हुआ तो उन्होंने वहां अपनी मेहनत से डिफेंस कॉलोनी में एक शानदार कोठी बनवा ली थी। क्षणसवीर और निर्मला दोनों ही परिवार को एक डोर में बांधकर रखने वाले लोग थे और हर बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते थे। इसी नेक सोच के साथ उन्होंने अपने छोटे भाई की बेटी शालू को शहर की अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मेरठ बुला लिया था। शालू बचपन से ही बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी, लेकिन उसकी ये तेजी पढ़ाई लिखाई के बजाय खुराफातों में ज्यादा थी। उसने क्षणसवीर के घर पर रहकर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और फिर वापस गांव चली गई। गांव में रहकर ही उसने मुजफ्फरनगर से अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। शालू की पढ़ाई आगे भी अच्छी तरह से चलती रहे, इसके लिए जून 2013 में निर्मला एक बार फिर उसे अपने साथ मेरठ ले आईं।
उन्होंने मेरठ के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में शालू का एडमिशन करवा दिया। इसी बीच निर्मला की खुद की बेटी प्रिंसी ने सीपीएमटी की मुश्किल परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद प्रिंसी ने एमबीबीएस किया और एमडी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। फिर उसकी शादी हो गई और वो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन गई। साल 2014 में बेटा पुलकित भी अपनी ट्रेनिंग के लिए आईएमए चला गया। इधर क्षणसवीर का तबादला संभल जिले में हो गया था और वो वहीं से बीच बीच में घर आया करते थे। निर्मला भी कभी कभार पति से मिलने संभल चली जाया करती थीं। घर में बच्चों के बीच कोई दूरी ना आए, इस बात का निर्मला विशेष ध्यान रखती थीं। वो शालू का हर कदम पर साथ देती थीं, लेकिन शालू उन लड़कियों में से थी जो मिली हुई आजादी और सहूलियतों का गलत फायदा उठाने लगती हैं। कॉलेज में उसकी मुलाकात कशिश से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती मोबाइल पर लंबी बातचीत में बदल गई और बात घर के लैंडलाइन तक भी पहुंच गई। यहीं से शालू की जिंदगी ने गलत रास्ता पकड़ लिया था। जब निर्मला अपने पति के पास संभल जाती थीं, तो शालू की ये आजादी अपनी हदें पार कर देती थी। इसी दौरान क्षणसवीर अपने बीमार भाई सुभाष को मेरठ लाए थे। सुभाष के साथ उसकी पत्नी सविता भी आई थी, जो ऑपरेशन के बाद वहीं रुक गई थी, जबकि सुभाष गांव लौट गया था। इधर शालू और कशिश की वो कॉलेज की दोस्ती अब एक गहरे प्रेम प्रसंग में बदल चुकी थी। प्यार तक बात फिर भी ठीक थी, लेकिन दोनों ने सारी सामाजिक मर्यादाएं लांघ दी थीं। हद तो तब हो गई जब कशिश शालू से मिलने सीधे कोठी के अंदर तक आने लगा। अब तक निर्मला को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। सविता ये सब जानती थी, लेकिन शालू ने चालाकी से निर्मला की झूठी बुराइयां करके सविता को अपने विश्वास में ले लिया था। निर्मला और सविता के रहन सहन और आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। यही बात सविता के अंदर हीन भावना और जलन पैदा करती थी। इसी ईर्ष्या के चलते उसने शालू की हर काली करतूत को निर्मला से छिपाए रखा और उसे पूरी छूट दे दी। सविता को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये सब एक दिन इतना खतरनाक रूप ले लेगा। निर्मला बेहद साफ दिल की थीं और किसी पर अकारण शक नहीं करती थीं। उन्हें ये पता ही नहीं था कि जिन लोगों पर वो आंख मूंदकर भरोसा कर रही हैं, वे ही उनके खिलाफ नफरत का जहर पाल रहे हैं। इतनी सुलझी हुई महिला होने के बावजूद अपनों के भरोसे के मामले में वो बुरी तरह धोखा खा रही थीं। शालू कॉलेज के नाम पर कशिश के साथ बाहर समय बिताती और निर्मला के गैर मौजूदगी में उसे घर बुलाकर रंगरलियां मनाती थी। जब भी निर्मला सविता से शालू के बारे में कुछ पूछती तो वो कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा यही दिखावा करती थी कि सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। एक दिन आखिरकार निर्मला को शालू और कशिश के इस रिश्ते की सच्चाई का पता चल ही गया। ये जानकर वो आग बबूला हो गईं और उन्होंने शालू को कड़ी फटकार लगाते हुए सही गलत का पाठ पढ़ाया। शालू ने घबराकर खुद का बचाव किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उसने झूठ बोला कि कशिश सिर्फ कॉलेज का दोस्त है और कभी कभार केवल पढ़ाई के काम से ही घर आता है। लेकिन निर्मला का मन इस घटना के बाद से पूरी तरह बेचैन रहने लगा था। वो शालू के बेहतर भविष्य के लिए उसे शहर में पढ़ा रही थीं। उसे समाज और परिवार की मर्यादाओं में रखना वो अपना फर्ज समझती थीं और उन्होंने वही किया। दबाव में आकर शालू ने रिश्ता तोड़ने की झूठी कस्में खा लीं। झूठ बोलना और नाटक करना तो जैसे शालू की फितरत बन चुका था। ये उसकी पहली बड़ी गलती थी जो पकड़ी गई थी। इसलिए परिवार की शांति बनाए रखने के लिए निर्मला ने ये बात अपने पति से छिपा ली। लेकिन शालू अपने वादे पर ज्यादा दिन कायम नहीं रही। कुछ ही समय बाद कशिश ने दोबारा कोठी में आना जाना शुरू कर दिया। इस बार निर्मला ने किसी का लिहाज नहीं किया और पूरे घर वालों को सच्चाई बता दी, जिसके बाद सब ने शालू को मिलकर समझाया। घर में कोई बाहरी लड़का आ रहा है, ये बात सबसे पहले सविता को बतानी चाहिए थी, लेकिन उसने अपना बचाव करते हुए कहा कि शालू शायद उसे रात में उसके सो जाने के बाद बुलाती होगी। ये पूरी तरह से एक सफेद झूठ था। सविता सब जानती थी कि कशिश कब आता है और कब जाता है, लेकिन उसने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी। यहां से हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। शालू की इन हरकतों से तंग आकर क्षणसवीर ने फैसला कर लिया कि अब उसे मेरठ में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शालू को अब वापस गांव भेज देना ही ठीक है। लेकिन एक बार फिर निर्मला का मातृत्व जाग उठा और वो शालू के बचाव में खड़ी हो गईं। उन्होंने शालू के भविष्य को देखते हुए उसे एक आखिरी मौका देने की वकालत की। कुछ दिनों तक तो सब शांत रहा, लेकिन शालू बहुत जल्द अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। वो घंटों फोन पर चिपकी रहती, जिसके लिए निर्मला उसे आए दिन डांटती रहती थीं। इसी बीच क्षणसवीर मेरठ आए और निर्मला को साथ लेकर अपने बेटे की पासिंग आउट परेड देखने देहरादून चले गए। वहां से लौटने के बाद क्षणसवीर वापस अपनी ड्यूटी पर संभल चले गए।
एक दिन निर्मला शालू की अलमारी में रखी कुछ किताबें व्यवस्थित कर रही थीं, तभी उनकी नज़र अलमारी में छिपा कर रखे गए कुछ कागजात पर पड़ी। उन कागजों को पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे महिला डॉक्टरों की कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थीं और उन सभी पर शालू का नाम लिखा हुआ था। सच्चाई बेहद खौफनाक थी। शालू प्यार की आड़ में सारी मर्यादाएं और हदें पार कर चुकी थी। निर्मला ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शालू इस हद तक नीचे गिर जाएगी। उन्होंने तुरंत शालू को तलब किया और कड़ाई से पूछताछ की। अपनी रिपोर्ट्स देखकर शालू के होश उड़ गए। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस वक्त निर्मला गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उन्होंने अपना अंतिम फैसला सुना दिया कि अब इस घर में शालू के लिए कोई जगह नहीं है। वो पूरे परिवार के सामने उसकी करतूतों का पर्दाफाश करके उसे तुरंत गांव भेज देंगी। शालू ने उनका विश्वास हमेशा के लिए तोड़ दिया था। ये 16 जून 2015 की बात है। शालू अपनी पोल खुलने और संभावित बेइज्जती से बुरी तरह डर गई थी। सविता भी इस हंगामे से वाकिफ थी और उसने शालू से साफ कह दिया था कि अब भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। शालू किसी भी कीमत पर अपनी इस बेलगाम जिंदगी और आजादी को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर निर्मला ने सच बता दिया तो उसे हमेशा के लिए गांव की 4 दीवारी में कैद कर दिया जाएगा और उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसी दहशत और खौफ में शालू ने एक बेहद खौफनाक और शैतानी फैसला ले लिया। उसने तुरंत कशिश को फोन मिलाया और हालात की गंभीरता समझाई। उसने साफ कह दिया कि अगर ताई जी जिंदा बच गईं तो वे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि निर्मला को रास्ते से हटाकर ही वो अपनी आजादी बरकरार रख सकती है। कशिश भी शालू के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था और उस पर जुनून सवार था। दोनों ने मिलकर निर्मला की हत्या की घिनौनी साजिश रच डाली। इस काम को अंजाम देने के लिए कशिश ने अपने गांव के ही दोस्त गौरव को भी इस खूनी खेल का हिस्सा बना लिया। वहीं शालू ने घर के अंदर से पूरा समर्थन हासिल करने के लिए सविता को भी अपने साथ मिला लिया। अब ये चारों लोग एक ही खूनी रास्ते पर निकल पड़े थे, जिसका अंत बेहद भयानक होने वाला था। सविता के दिमाग में भी ये लालच बैठ गया था कि निर्मला मरने के बाद इस कोठी पर उसी का हुक्म चलेगा। ये लालच उसे अंदर ही अंदर खुश कर रहा था और इधर शालू गिद्ध की तरह निर्मला की हर हरकत पर नजर रखने लगी, खासकर तब जब निर्मला फोन पर अपने पति या बेटी से बात करती थीं। निर्मला ने अभी तक शालू की करतूतों का जिक्र किसी से नहीं किया था। शालू इतनी शातिर थी कि जब भी निर्मला फोन पर होती वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। वो ये सब जानबूझकर करती थी ताकि निर्मला को उस पर कोई शक न हो और वे पिघल जाएं। तय योजना के अनुसार 17 जून को कशिश कॉलोनी में आया और शालू बहाना बनाकर उससे मिलने बाहर गई। कशिश ने उसे भारी मात्रा में नींद की गोलियां दीं और कहा कि काम तमाम होते ही उसे फोन कर देना। दोपहर के वक्त निर्मला अपने बेडरूम में आराम कर रही थीं, तभी शालू उनके लिए शरबत बनाकर ले गई। उस शरबत में उसने वे सारी नींद की गोलियां मिला दी थीं। बेखबर निर्मला ने शरबत पी लिया। उन्हें किसी अनहोनी का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था। कुछ ही देर में गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और निर्मला गहरी नींद की आगोश में चली गईं। गोलियों का ओवरडोज होने के कारण उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उनकी नाक से खून रिसने लगा और मुंह से झाग भी निकलने लगा। अपनी ही ताई की ये हालत देखकर शालू घबराने के बजाय अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी। उसने तुरंत कशिश को फोन किया और उसके आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में कशिश और गौरव एक वैगनार कार लेकर कोठी पर पहुंच गए। सविता ने खुद आगे बढ़कर गला घोंटने के लिए एक दुपट्टा लाकर उन कातिलों के हाथों में थमा दिया। इसके बाद कशिश और गौरव ने मिलकर उस दुपट्टे से निर्मला का गला घोंट दिया। दरिंदगी की हद तो ये थी कि उसी वक्त शालू और सविता ने निर्मला के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए थे ताकि वो छटपटा न सकें। हालांकि नींद की गोलियों के भारी असर के कारण निर्मला पहले ही इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो कोई भी विरोध करने की स्थिति में नहीं थीं। निर्मला की दर्दनाक मौत के बाद चारों ने मिलकर उनके शव को उठाया और कार में रख दिया। वो कार कोठी के अंदर ही पार्क थी। सविता घर में ही रुक गई, जबकि कशिश, गौरव और शालू शव को लेकर एक सुनसान जगह पर गए और उसे वहां छिपा कर आ गए। वहां से कशिश और गौरव अपने अपने घर लौट गए और शालू कोठी वापस आ गई। उसने सबसे पहले निर्मला के बेडरूम की अच्छी तरह से सफाई की। इसके बाद उसने कमरे के बाहर से ताला लगा दिया। उसने निर्मला का मोबाइल बंद किया और उसे छिपा दिया। शालू ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था और उसने कशिश को पहले ही ताकीद कर दी थी कि वो घर के सारे हालात खुद संभाल लेगी।
उसी शाम जब निर्मला की दोस्त मनोरमा घर आईं तो शालू ने बड़ी चालाकी से बिना दरवाजा खोले ही उन्हें वापस भेज दिया कि ताई जी घर पर नहीं हैं। शालू और सविता ने कसम खा ली थी कि वे इस कत्ल के राज को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देंगी। शालू ने सविता को तसल्ली दी थी कि वो खुद ही सारी पुलिस और परिवार को संभाल लेगी। रात को जब क्षणसवीर का फोन आया तो शालू ने बड़ी मासूमियत से उनके लापता होने की झूठी कहानी गढ़ डाली। शालू और सविता ने मिलकर काफी समय तक इस हत्या के सच पर पर्दा डाले रखा, लेकिन आखिरकार मोबाइल की सर्वेलांस तकनीक ने शालू के हर झूठ की धज्जियां उड़ा दी और सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान हत्या में इस्तेमाल की गई वैगनार कार को भी बरामद कर लिया। इसके बाद 21 जून को सभी आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रिश्तों में हुए इस निर्मम कत्ल ने हर किसी की रूह कंपा दी थी। क्षणसवीर ने कभी अपने बुरे सपनों में भी ये नहीं सोचा था कि जिस परिवार को वो जोड़कर रखना चाहते थे वही उन्हें जीवन भर का दर्द दे जाएगा। ये सच है कि जब अपनों से धोखा मिलता है तो वो दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है, और जब जान लेने वाले अपने ही खून के रिश्ते हों तो वो घाव कभी नहीं भरता। पुलिस ने इस खौफनाक मामले में क्षणसवीर की भतीजी शालू, उसके आशिक कशिश, दोस्त गौरव और देवरानी सविता को सलाखों के पीछे भेज दिया था। इनमें से 4 आरोपी काफी लंबे समय तक जेल की काल कोठरी में बंद रहे। अदालत में चली सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से 3 वकीलों ने जोरदार बहस की। उनका बचाव करते हुए वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों को इस केस में झूठा फंसाया गया है। सालों चले इस मुकदमे के बाद 10 सितंबर 2021 को अपर जिला जज कोर्ट संख्या 11 के जज विकास कुमार ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों और सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए 5 आरोपियों को हत्या के इन आरोपों से बरी कर दिया। हमारा ये कहानी आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग ऐसी घटनाओं से सीख लें और जीवन में कभी भी गलत रास्तों का चुनाव न करें।